Hi, so this is the fourth video lecture on complex number from Black Book, in which we will solve some integer types problem. Okay, so let's start. Question number one. Let complex number z satisfy the inequality this. अच्छा, ये inequality आपको पता है ना, सर्कुलर डिस्क को रिप्रेजेंट करता है और वो भी एक रिंग टाइप, मतलब वो रिंग टाइप रहेगा। दिखा देता हूँ कैसा, ग्राफ में देख लो। मतलब मॉड जेड ग्रेटर देन 2, तो जैसे मॉड जेड ग्रेटर, मान लीजिए एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 है, तो इसके ऊपर ऊपर लोगे उसका मोड जाए 2 रहेगा और साथ में 4 से कम होना चाहिए। तो ये वाला रीजन को डिनोट करेगा, ठीक है, ये सर्कुलर रीजन। तो आपके जो जितने भी जेड होंगे वो सारे इसमें लाई करेंगे। ये कितना, ये सेंटर होगा इसका, और ये 2 होगा और ये 4 होगा। आप इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, मान लिया मैंने ये वाला जेड लिया, तो इसका मैग्नीट्यूड 2 से ज्यादा होगा, ठीक है, और 4 से कम होगा। और बोला गया है कि आप ए पॉइंट पी सेलेक्टेड इन दिस रीजन एट ए रैंडम, इस रीजन में कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करो, द प्रोबेबिलिटी दैट आर्गुमेंट ऑफ पी लाइज इन द इंटरवल, आर्गुमेंट जो होगा पी का वो इस इंटरवल में लाई करना चाहिए, मतलब माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। तो आप देखो, आप एक लाइन ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है, और एक मतलब एक लाइन ये और एक लाइन ये वाला मान लिया माइनस पाई बाय 4 एंगल है और ये वाला पाई बाय 4 एंगल है। तो आप ना इस पे सेलेक्ट करोगे z, तो उसका आर्गुमेंट पाई बाय 4 होगा, इस पे सेलेक्ट करोगे z तो माइनस पाई बाय 4 होगा, और इसके बीच में जो सेलेक्ट करोगे आप z, तो जो उसका आर्गुमेंट होगा वो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में होगा। तो अग प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी, उस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम, उस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जो भी हमारा शेडेड रीजन होगा, मतलब ये पाई बाय 4 और ये माइनस पाई बाय 4, तो ये शेडेड रीजन होगा ना। तो इस शेडेड रीजन को कैसे लिखेंगे हम, तो किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है, मतलब थीटा क्या होता है, एंगल होता है, सर्कुलर आर का रीजन होता है, ये सर्कुलर आर का एरिया होता है ये। तो थीटा अगर 2 पाई ले लोगे आप, तो कितना आ जाएगा एरिया, 1/2 r² इंटू 2 पाई, तो पाई आर स्क्वायर। तो इस वाले रीजन का एरिया क्या होगा, प्रोबेबिलिटी निकालिए ना, वो कितनी गिवन है, 1/k गिवन है। तो 1/k इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, तो वो क्या होगा, 1/2 r²। पर इसका निकालना है ना, तो एक काम करो, r² में से माइनस कर दो r1² को, ठीक है, इंटू थीटा, और थीटा कितना होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, पाई बाय 4 ऊपर पाई बाय 4 नीचे, तो इंटू में पाई बाय 2 अपॉन हाफ r², यानी कि r² माइनस r1² इंटू में थीटा। तो थीटा कितना है पूरे पूरे रीजन के लिए, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल तो यही वाला रीजन है ना, अपॉन टोटल यानी कि 2 पाई। तो सिंपल ये कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 2 अपॉन 2 पाई कितना आ जाएगा, 1/4। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो आई होप ये क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट z be a complex number satisfy these inequality, then area of region in which z lies is a square units, ठीक है। तो ये जो चार रीजन है ना, मतलब चार इनइक्वालिटी है, तो एक रीजन को डिनोट करते हैं, तो उस रीजन का एरिया निकालना है। जैसे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, जेड माइनस अल्फा का जो मॉड है वो इक्वल है जेड माइनस बीटा के मॉड के। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये कहीं अल्फा होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं बीटा होगा। तो जेड कहाँ लाई करेगा, तो जेड एक इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, ठीक है, बीचों बीच। मतलब आप अल्फा को बीटा से जोड़ोगे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, साथ में बाइसेक्टर भी होगा, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा। मतलब जेड यहाँ भी हो सकता है, जेड यहाँ पर भी हो सकता है, कैसे, आप जेड की अल्फा से डिस्टेंस निकालो और जेड की बीटा से डिस्टेंस निकालो, तो इक्वल ही आएगा। जेड यहाँ भी हो सकता है, तो इस पूरे लाइन पे होगा। पर अगर मैं ऐसा कर दूं, कुछ ऐसा कर दूं
कि जेड की अल्फा से दूरी हमेशा बराबर होगी, तब ये एक रीजन को डिनोट करेगा, या तो इस साइड वाला या इस साइड वाला। अब कैसे पता करें, या तो इस साइड वाला नहीं तो इस साइड वाला, तो कैसे पता करें? तो अल्फा से दूरी ज्यादा होनी चाहिए, तो जेड आपका इस रीजन में होना चाहिए। आप यहाँ पे कोई भी जेड उठाओ और देखो, अल्फा से दूरी निकालो और बीटा से दूरी निकालो, तो किसकी दूरी ज्यादा होगी? अल्फा से। तो ये सारा इधर वाला रीजन डिनोट करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये चारों इनइक्वालिटी हैं, ठीक है। तो चलो जरा इनको प्लॉट कर लें। हम्म, तो जरा देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आर्गन प्लेन है। सबसे पहले क्या है, जेड की 1 से दूरी और 3 से दूरी। तो कहीं यहाँ पे 1 होगा, कहीं यहाँ पे 2 होगा, कहीं यहाँ पे 3 होगा। तो जेड जो होगा वो किस पे लाई करेगा, मतलब बाउंड्री किस पे आएगी? 1 और 3 के बीच में। तो 1 और 3 के बीच में क्या है? 2। तो जेड किस तरफ होगा बताओ? जेड की जो दूरी है 1 से वो ज्यादा होना चाहिए, तो आपका जेड सारा का सारा इधर होना चाहिए। मतलब आप कोई भी इधर जेड लेते हो, मान लिया जेड लिया, इसकी 1 से दूरी निकालो और 3 से दूरी निकालो, तो 1 से दूरी ज्यादा आएगी, ठीक है। और अगर आप जेड इस लाइन पे लेते हो तो दूरी इक्वल आएगी, मतलब जेड की 1 से दूरी और जेड की 3 से दूरी इक्वल आएगी, ठीक है। तो ये 2 से पास करेगा ये लाइन, ठीक है। उसी तरह से दूसरा वाला इनइक्वालिटी देखते हैं, 3 और 5 के बीच में, 3 4 और 5। तो इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करो। 4 के पास होगी ना ड्रॉ, इस वाले 4 के पास। तो एक लाइन ड्रॉ कर दिया है मैंने 4 के पास। अब क्या बोला गया है? 5 से दूरी ज्यादा होनी चाहिए, तो जेड किस तरफ होगा? इस तरफ तो नहीं होगा, इस तरफ होगा सारे जेड। मतलब आप जेड इस तरफ लोगे तभी 5 से दूरी क्या होगी? ज्यादा आएगी। तो कॉमन रीजन कौन सा आ गया? ये वाला, ये कॉमन रीजन आ गया, ठीक है। अब दूसरी क्या है? जेड की आयोटा से, ये वाला जेड की आयोटा से और माइनस आयोटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, जो सेकंड वाला है। तो इस इनइक्वालिटी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? जेड माइनस आयोटा का मॉड जो है वो कम है किससे? जेड की दूरी किससे? माइनस आयोटा से। तो आयोटा तो इस तरफ होगा और माइनस आयोटा इस तरफ होगा, ठीक है। इसके बीच में इधर होगा। अब जेड किधर होना चाहिए? ऊपर की नीचे? तो ऑब्वियस सी बात है जेड ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो दूरी है वो माइनस आयोटा से ज्यादा होनी चाहिए, तो जेड को ऊपर ही होना चाहिए। तो जो ये वाली लाइन है ना, तो इसके ऊपर ऊपर होगा जेड। अब दूसरा क्या कहता है? आयोटा और 5 आयोटा, मतलब कि इधर कहीं आयोटा है और 5 आयोटा कहीं ऊपर होगा, ठीक है। 5 आयोटा कहीं ऊपर होगा। दूसरे कलर से देख लेते हैं। हम्म, तो ये आयोटा है और कहीं 5 आयोटा इधर होगा। तो इसके बीच में क्या होगा? 3, 3 आयोटा। तो किधर होगा बताओ? उसकी दूरी किससे? 5 आयोटा से ज्यादा, तो यानी कि नीचे होना चाहिए जेड, ठीक है। तो कौन सा वाला रीजन बन गया? ये वाला रीजन। तो इस रीजन का एरिया पूछा गया है, ठीक है। ये 3 आयोटा है, तो इस रीजन का एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है? 4 माइनस 2, 2। और ये हाइट कितनी है? 3 यूनिट। तो एरिया कितना आ जाएगा? 6 यूनिट। ये एरिया आ गया, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 सेटिस्फाई दिस। मतलब इसको Z1 और Z2 सेटिस्फाई कर रहे हैं और आर्गुमेंट जो है Z1 माइनस Z2 का π/4 है। देन द वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ऐसा लिख सकते हैं ना? ठीक है, ये याद होना चाहिए। ओके, अब चलो एक काम करते हैं। ये इक्वेशन जो है इस वाले इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, Z प्लस Z बार बाई 2 इक्वल्स टू मॉड Z माइनस 1। मतलब अगर Z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो Z बार कितना होगा? एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। कॉन्जुगेट ले लेना इसका। तो ये क्या होता है? ये तो रियल पार्ट ऑफ Z होता है, मतलब x। और ये Z की 1 से दूरी, मतलब कि x कोमा वाई की 1 से दूरी, मतलब 1,0 से। तो क्या होगा? रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो देखा, इस इक्वेशन को मैंने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इस तरफ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गॉट कैंसिल, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2x माइनस 1। ये एक पैराबोला का इक्वेशन होता है, अगर आपको याद हो तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1/2। तो ये कौन सा पैराबोला है, ध्यान से देखो तो ये पैराबोला है तुम्हारा, तो ये पैराबोला है, इसका वर्टेक्स जो होगा वो कहाँ होगा, 1/2, 0 पे, 1/2, 0 पे। देखो तो x बराबर 1/2 और y बराबर 0 तो सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये वाला पैराबोला होता है, तो इसमें पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होता है, a2 80 स्क्वायर 280 होता है ना। पर अगर शिफ्टेड वाला हो जाए, ये वाला पैराबोला, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस एच, तो इसमें पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, 80 स्क्वायर, और इसमें x कोऑर्डिनेट जोड़ देते हैं ना, मतलब ये वाले h को जोड़ देते हैं, और फिर 280 प्लस के, तो ये भी तो शिफ्टेड वाला ही है ना। तो इसमें जो मतलब, अब पहले मैं नॉर्मली लिख लूँ, अगर ये कुछ ऐसा होता इस तरीके से, तो नॉर्मली क्या होता, ए, अच्छा इसमें ए कितना है, 4a को मैं 2 के इक्वल रख दूं, 4a को 2 के इक्वल, तो a कितना आ गया, 1/2। तो कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 80 स्क्वायर, यानी कि 1/2 t स्क्वायर, 280, तो 280 कितना हो जाएगा, 280, तो 2a कितना है, 1/2 × t, तो 280 तो खुद ही t हो गया। तो ये होता, पर ये नहीं है, इसमें क्या जोड़ दो, 1/2 जोड़ दो, तो इस पे जो इस पैराबोला के ऊपर जो हमारा पैरामेट्रिक पॉइंट होगा, 1/2 t स्क्वायर प्लस 1/2 t, ये होगा, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि इस वाले, मतलब जो आपका ये जो हमारा इक्वेशन था, तो इसका लोकस क्या है, पैराबोला, तो इसमें मैं कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा, मान लिया ये वाला मैंने ले लिया, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, Z2 से Z1 की तरफ, ठीक है, Z1 माइनस Z2 है ना, तो मान लिया ये Z2 है और ये Z1 है, तो जो ये वाला वेक्टर है ना, ये कितना एंगल बना रहा है, π/4 बना रहा है, क्योंकि आर्गुमेंट बोला ना π/4, तो सिंपल इसका स्लोप ले लो ना, स्लोप। अब स्लोप कैसे लेंगे, Z1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, Z1 के जो इसमें एक जनरल पॉइंट क्या होता है, 1/2 ये होता है ना, तो Z1 के कोऑर्डिनेट होंगे 1/2 t1 स्क्वायर प्लस 1/2 t1, और Z2 के जो कोऑर्डिनेट होंगे 1/2 t2 स्क्वायर प्लस 1/2 t2। तो सिंपल है, स्लोप निकाल लो ना, तो स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप निकालना तो अब बच्चों वाला काम हो गया, कैसे, t2 माइनस टी1, T2 माइनस T1, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना Z1, तो Z1 का ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, मतलब अगर मैं आपसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बोलूँ ना, तो वो कितना होगा T1, उसी तरह से इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कितना होगा T2, ठीक है। तो T2 स्लोप निकालो ना, T2 माइनस T1 अपॉन x के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो घटाओगे तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, ट्वाइस T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 π/4, क्योंकि कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, π/4 पे, तो 10 π/4 कितना होता है, 1, तो T2 माइनस T1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2/T1 प्लस T2, कितना 1, ठीक है। तो T1 प्लस T2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी, ठीक है। और T1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, T2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, तो वो 2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो फाइनली हमारा इसका आंसर आ गया कितना, 2, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, ठीक है, इंटीजर टाइप था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, इफ ये गिवन है मॉड Z1 मॉड Z2 और मॉड Z3 की वैल्यू, और इसकी वैल्यू भी गिवन है, तो ये निकालना है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो क्या करें, जो गिवन है उससे चले या इससे चले, दोनों से चलेंगे तो हो जाएगा, चलो जो गिवन है उसी से चलते हैं। तो मेरे को क्या गिवन है, 9Z1 Z2 प्लस 4Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 का मॉड, ये 36 है, ठीक है। अच्छा, आपको एक आइडिया होना चाहिए, ये 1/z जो होता है वो क्या होता है, मतलब एक कंसेप्ट तो आपको ये पता होना चाहिए, 1/z क्या होता है, z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, क्योंकि z इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड z स्क्वायर, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ
ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसका बार लोगे तो ये क्या होता है, Z1 बार प्लस Z2 बार और प्लस में Z3 बार, सो ऑन। आगे भी होता तो भी करते। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। और एक कंसेप्ट और होना पता होना चाहिए कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के बार का मोड लो, या Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मोड लो, या, क्योंकि अगर पूरे पे बार है तो हम इसको तोड़ सकते हैं ना, तो ये पूरे पे बार है तो इसको भी तोड़ सकते हैं। या Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार का मोड लो, तो तीनों इक्वल ही होता है। ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो यही कंसेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो एक काम करो, मॉड Z1 Z2 Z3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। मतलब मॉड Z1 Z2 Z3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, या ये कह सकते हैं कॉमन ले लिया। तो जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो इसे डिवाइड भी करोगे, तो यहाँ कितना बचेगा, 9 अपॉन कितना, Z1 Z2 Z3 प्लस 4 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z1, इतना बचेगा, इक्वल्स टू 36। ठीक है। अब Z1 Z2 Z3, जैसे आप प्रोडक्ट करके मोड ले लो, या मोड लेके प्रोडक्ट करो, बात एक ही होता है ना, Z2 का मोड या Z3 का मोड, ये किसके इक्वल होता है, इसी के इक्वल होता है। तो मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना होगा 6, यहाँ तो 6 आ जाएगा। और 9 इंटू 1 अपॉन Z3 को क्या लिख सकता हूँ, Z3 बार अपॉन मॉड Z3 स्क्वायर, यहाँ से Z3 बार, क्योंकि मैंने बताया था ना यहाँ पे 1 अपॉन Z क्या होता है, 1 अपॉन Z क्या होता है, उसका बार ले लो और उसके मॉड का स्क्वायर, तो वही मैंने किया, उसका बार ले लिया और नीचे क्या लिखूंगा, उसके मॉड का स्क्वायर, यानी Z3 के मॉड का स्क्वायर, तो कितना 9 प्लस 4 इंटू Z2, तो Z2 का बार अपॉन उसके मॉड का स्क्वायर यानी कि 4, प्लस 1 अपॉन Z1 यानी कि Z1 का बार अपॉन उसके मॉड का स्क्वायर, वो तो 1 ही है, 36। तो 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। 9 से 9 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर आ गया 6, तुम्हें दिख भी रहा होगा। ये क्या होगा फिर, Z1 का बार प्लस Z2 का बार प्लस Z3 का बार का मॉड कितना 6। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड कितना आ जाएगा 6। तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, if mod Z1 and mod Z2 are the distances of the points on the curve which are at maximum and minimum distance from the origin, then the value of origin से maximum और minimum distance, तो मतलब इस पे दो कॉम्प्लेक्स, ये कोई भी कर्व होगा, इस पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2। ठीक है। तो मॉड Z1 क्या है, मॉड Z1 मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है, और मॉड Z2 मिनिमम डिस्टेंस है। तो इनका सम निकालना है। अच्छा, ये कर्व मुझे दिख नहीं रहा, इसको एक काम करते हैं, Z को मैं मान लेता हूँ R इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है। तो Z बार कितना होगा, R इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, यही होगा। ठीक है। तो जरा मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 5। अच्छा, और आर क्या होता है इसमें, आर होता है मॉड जेड। ठीक है, आर क्या होता है मॉड जेड, ये पता होना चाहिए। तो 5 ये कितना होता है, जेड इंटू जेड बार, जेड इंटू जेड बार मैंने कई बार पढ़ा हुआ है, ये होता है मॉड जेड स्क्वायर। तो 5 इंटू मॉड जेड स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, तो 5 R स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर होगा आर स्क्वायर ई की पावर आयोटा 2 थीटा माइनस जेड बार का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ भी कितना आएगा, आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आयोटा 2 थीटा माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो 5 R स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, ई की पावर आयोटा 2 थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा 2 थीटा माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं हम, क्योंकि हो सकता है आपको ये याद हो, 2 आयोटा से डिवाइड और 2 आयोटा से ही मल्टीप्लाई, तो 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर। ये मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको ये दो रिजल्ट पता होंगे कि ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2, ये कितना होता है, ये होता है कॉस थीटा। और ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा, ये क्या होता है साइन थीटा। ठीक है। अगर जेड को तुम ई की पावर आयोटा थीटा लोगे तो ई की पावर आयोटा थीटा मतलब कॉस थीटा
प्लस आयोटा साइन थीटा लोगे तो, ठीक है। और जेड बार क्या होता है, e की पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है। यानी कि कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये लोगे तो ये याद होना चाहिए। तो ध्यान से देखो ये कितना हो रहा है। तो ये 5 r² माइनस, अच्छा आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 × 2 4, यहाँ r² था तो 4 r², और ये कितना हो जाएगा sin 2 थीटा, sin 2 थीटा -9 = 0। तो जो r² की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आएगी, 9/5 + 4 sin 2 थीटा। अब r क्या था, वो तो मॉड z था, तो मॉड z² की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, या चलो मॉड z की वैल्यू 3/√5 + 4 sin 2 थीटा। अब मॉड z1 क्या था, मॉड z1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू, z की मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब डेनोमिनेटर मिनिमम होगा। डेनोमिनेटर मिनिमम मतलब sin 2 थीटा मिनिमम, sin 2 थीटा मिनिमम कब होता है, -1, तो ये -1 हो जाएगा। तो 5 - 4 कितना होता है, 1, तो 3। तो मॉड z1 3 आ जाएगा। उसी तरह से मॉड z2 क्या होता है, मॉड z का मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम कब, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम, डिनोमिनेटर मैक्सिमम sin 2 थीटा 1, तो इसको 1 रखोगे तो 5 और 4 1, 5 और 4 9, तो √9 3, तो ये 1 आ जाएगा। अब पूछा गया था मेरे से मॉड z1 प्लस मॉड z2, तो 4 आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये भी क्या शानदार क्वेश्चन है ये भी। हम्म, तो गिवन क्या है पहले वो देख लो। 1/a1 प्लस ओमेगा प्लस 1/a2 प्लस ओमेगा प्लस, अच्छा इसमें कंसेप्ट, चलो अभी बताते हैं कंसेप्ट भी, पहले देखते हैं ये गिवन क्या है। इसको सिग्मा फॉर्म में लिख लेते हैं। सिग्मा क्या है, ये 1/ar प्लस ओमेगा, ये कितना है, आयोटा। अच्छा ar रियल नंबर है, गिवन है a1 a2 a3 अप टू an, ये रियल नंबर है। r कहाँ से कहाँ तक लिखते हैं, 1 से लेके n तक। अच्छा अब मैं इसमें दूसरा पूछूं आपसे, और ओमेगा क्या है, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जैसे z³ = 1। इस इक्वेशन के 3 रूट होते हैं। कौन कौन से, एक तो 1 होता है, एक ओमेगा होता है, और एक ओमेगा², 3 रूट होते हैं। और सम ऑफ द रूट कितना होता है इसमें, 0 होता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूँ तो r = 1 से लेके n तक, मतलब इन सभी का कॉन्जुगेट लूँ, तो इन सभी का कॉन्जुगेट लूंगा तो 1 का तो नहीं ले सकते। 1 का मतलब लेगो तो 1 ही आएगा, a1 का भी 1 ही आएगा। ओमेगा का कितना होता है, ओमेगा²। तो यहाँ भी देखो ar का लेंगे कॉन्जुगेट तो वो ar ही रहेगा, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा² होता है, मतलब मैंने बार लिया है। तो इसका भी कॉन्जुगेट लेना होगा तो वो माइनस आयोटा आ जाएगा। अच्छा दोनों को जोड़ के देखें क्या, तो जोड़ेंगे तो आर अंडर द सेम लिमिट एडिशन कर सकते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, ए आर प्लस ओमेगा और ए आर प्लस ओमेगा², ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ए आर प्लस ओमेगा² प्लस, ठीक है। इसको और इसको मैं जोड़ रहा हूँ, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ए आर प्लस ओमेगा² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए आर प्लस ओमेगा। और राइट हैंड साइड जब जोड़ोगे इसको आयोटा माइनस आयोटा, तो ये तो 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, सिग्मा r = 1 से n, ये न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, 2ar। और ओमेगा² प्लस ओमेगा कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा कितना होता है, 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा² कितना होता है, -1। अब इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा, एक तो आएगा ar², और फिर कितना आएगा, माइनस प्लस का ar इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा², और फिर प्लस में कितना आएगा, ओमेगा³। तो फर्दर इसको क्या लिख सकते हो, सिग्मा r = 1 से n तक ट्वाइस ar - 1 ar² प्लस ar,
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो देख रहे हो हमें यही तो निकालना था, ये तो निकालना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसका, जब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो वो यही आया। अब इसको जोड़ने का मैंने कैसे सोचा, मैंने जोड़ने का ऐसे सोचा कि जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम क्या आएगा, ये। और तुम्हें ये याद भी होना चाहिए कि ये सब आइडिया मुझे आया कहाँ से, यहाँ से। मैंने डिनोमिनेटर को जैसे ही देखा तो मुझे पता चल गया कि इसके जो रूट्स, जैसे अगर ये वाला इक्वेशन हो x² x+1 इक्वल्स टू 0, तो इसके दो रूट होते हैं, एक तो ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर। अब x को -x से रिप्लेस कर दो, तो इक्वेशन क्या बनेगा, x² -x+1 इक्वल्स टू 0। तो इसके क्या रूट्स, अच्छा तो इस इक्वेशन को लिख कैसे सकते हो, इस वाले इक्वेशन को, इस वाले को, जो ये वाला इक्वेशन है, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x माइनस ओमेगा और x माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैंने इस वाले इक्वेशन में x को -x से रिप्लेस किया, तो ये वाला इक्वेशन बनेगा। इसके क्या क्या रूट्स होते हैं, इसके रूट्स होते हैं माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हो, x प्लस ओमेगा इंटू में x प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसी सेम इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने जैसे ही देखा ना AR² माइनस AR प्लस ओमेगा, तो इसीलिए मेरे को समझ में आ गया कि इसके रूट्स तो दो होते हैं। तो इस वाले को मैं कैसे लिख सकता हूँ, AR प्लस ओमेगा और इंटू में AR प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। मुझे ये ध्यान आया, इसीलिए मैंने दोनों को जोड़ दिया। अब जोड़ते हैं तो एलसीएम तो लेना होता है ना, तो ये मुझे ख्याल इसका यहाँ से आया। अगर इतनी सारी बातें पता हो तो ये आइडिया लगाने में कोई बड़ी बात नहीं है, ये आइडिया लगाना बहुत आसान है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। मॉड Z1, ये तो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, कहाँ से शुरू करें, ये निकालना है ना, चलो इसी से शुरू करते हैं। जैसे 8Z2 Z3 है ना, पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, बाद में इसका क्यूब रूट ले लूंगा, ठीक है। पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 8Z2 Z3 है ना, तो एक काम करते हैं फिर से वही Z1 Z2 Z3 से मल्टीप्लाई करते हैं और मॉड लगा के डिवाइड भी करते हैं इसी से ही। तो 8 अपॉन क्या आएगा, Z1। मैं निकाल किसकी वैल्यू रहा हूँ, मैं निकाल इसकी रहा हूँ, 8Z2 Z3 प्लस 27 Z3 Z1 प्लस 64 Z1 Z2, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो जस्ट यहाँ से मैंने बाहर मॉड Z1 Z2 Z3 कॉमन ले लिया, तो 8/Z1, बाद में इसका मैं 1/3 ले लूंगा, यहाँ बचेगा 27/Z1 Z2 बचेगा, ठीक है, प्लस 64/Z1 Z2 Z3, ठीक है। तो फाइनली इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आया। अब मॉड Z1 Z2 Z3 कितना है, 2 × 3 = 24, ये तो 24 है। अब 8 तो है ही है, इंटू Z1 को कैसे लिख सकता हूँ, याद करो, मैंने बताया हुआ है कि 1/Z को क्या लिख सकते हो, उसका बार अपॉन उसके मॉड का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे क्या लिखूंगा, Z1 का बार अपॉन उसके मॉड का स्क्वायर। तो Z1 का मॉड का स्क्वायर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 27 है। अब 1/Z2 है ना, यहाँ पे 1/Z2, तो क्या लिखूंगा मैं, Z2 का बार अपॉन मॉड Z2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 64 इंटू Z3, तो Z3 बार अपॉन Z3 के मॉड का स्क्वायर, तो 16, ठीक है। यहाँ पे मॉड लिख लिया, तो ये बना 24 2Z1 बार प्लस 3Z2 बार प्लस 4Z3 बार, ठीक है। अब मैंने बताया था मॉड के अंदर बार है तो वो सब हटा सकते हो, क्योंकि उसके बार का मोड या उसका मोड दोनों इक्वल ही होता है। तो 24, इसको मैं लिख सकता हूँ 2, ये तो गिवन है, मुझे लगता है 9 है, ठीक है। तो क्यों ना डायरेक्टली मैं इतना फालतू में क्यों 9 ही लिख लेता हूँ ना इसको मैं, 24 × 9। अब इस पूरे का क्या लेना है मेरे को, 1/3, ठीक है। तो इस 24 को मैं 8 × 3 लिख सकता हूँ क्या, और इसको 27, इसका 1/3 लेना है,
तो कितना आ जाएगा? 8 का 1/3 2 होता है और 27 का 1/3 3 होता है, तो 6। तो आंसर विल बी 6, 6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन देखो, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। इस लास्ट क्वेश्चन सबसे इजी लिया हुआ है। द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका मॉड जेड का मैक्सिमम वैल्यू और मॉड जेड का मिनिमम वैल्यू लेना। मॉड जेड क्या होता है? ओरिजिन से डिस्टेंस। तो पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट तो कर लो। ये मुझे सर्कल दिख रहा है ना, ये सर्कल है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये सर्कल है, जिसका सेंटर कितना है 25 पे। तो कहीं यहाँ पे होगा 25, 25 आयोटा पे। रेडियस कितनी है 15, तो 25 में 15 जोड़ोगे तो कहीं इधर 40 आएगा। 25 में से 15 घटाओगे तो कहीं पे इधर 25 में से 15 घटाओ तो कहीं पे इधर 10 आ जाएगा। तो ये सर्कल है। अब इस पे जेड ऐसे सेलेक्ट करो कि वो मैक्सिमम और मिनिमम आ जाए। तो जेड यहाँ सेलेक्ट करोगे तो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि जेड की डिस्टेंस ओरिजिन से मैक्सिमम लानी है ना। तो मॉड जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 25, और रेडियस कितनी है 15 थी ना, तो 25 और 15 ये कितनी हो जाएगी? 40। तो मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू 40 है और मॉड जेड की मिनिमम वैल्यू ये वाली होगी। यहाँ से आप यहाँ से डिस्टेंस निकालोगे, मतलब आप जेड कहीं भी ले लो, मिनिमम कभी आएगा जब आपका जेड यहाँ होगा। तो ये वाली मिनिमम डिस्टेंस कितनी आएगी? 10। कैसे? 25 माइनस 15 करो। ठीक है, तो मॉड जेड की मिनिमम वैल्यू 10 आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है कि द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एस है। ठीक है, तो एस क्या है? इन दोनों का सम, यानी कि 50 है। तो मेरे को निकालना क्या है? एस बाई 10, यानी कि 50/10। तो 5 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ जाएगा मेरे को निकालना? तो ये एस कितना है? 50 है ना। एस क्या है? मॉड जेड मैक्स प्लस मॉड जेड मिन। तो 5 आ जाएगा इसका आंसर, एस बाई 10। तो आई होप ये क्लियर होगा।